इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करेंगे। ओके। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं आपके वीरेंद्र कुमार पठानिया। ठीक। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें जो है शीर्ष पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो पहले नंबर पे आपका उड़ीसा रहा और दूसरे नंबर पे कौन सा था? तो दूसरे नंबर पे आपका था बिहार राज्य। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के जो है वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल के जो आपके चेयरमैन हैं वो बनाए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता को। और गेल क्या है? एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 11 महारत्न कंपनियां हैं। और पावर फाइनेंस लिमिटेड जो है ये आपकी नवीनतम जो है कंपनी है। कौन सी? महारत्न कंपनी है। ओके। अगला हमारा है मैसूर के संस्थापक। अगर आपसे पूछ ले तो मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे आपके संस्थापक हैदर अली। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो धूपगढ़ चोटी, ये आपकी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का नाम है। ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताएंगे। हैदराबाद में स्थापित स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी अभी हाल ही में स्थापित की गई थी। ठीक है ना। 216 फीट की प्रतिमा थी। किसकी जो है? तो ये थी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा। और इसको स्थापित कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद में। ओके। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो विश्व की जो सबसे लंबी तटरेखा है ये कनाडा राज्य की है। और भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो वो आपकी कौन सी है? तो है आपकी गुजरात की। ठीक है ना। सबसे लंबी तटरेखा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि दूसरी सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, यानी कि दूसरे नंबर पे तटरेखा में सबसे लंबा कौन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से, तो कौन कौन से हैं इसमें, कौन कौन शामिल हैं? डेयरी और पशुपालन मंत्रालय तथा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनकी सहायता से वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? पशुओं की नस्ल का सुधार करना। ओके। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक से लॉन्च किया गया। किस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक जो है करार किया गया था? तो संविधान ये आपका था 99वां संविधान संशोधन, जिसमें आपके जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो है स्थापना की गई थी सरकार के द्वारा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। ठीक है ना। तो ये आपका 99वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 2014 में। रोहिल, ये आपकी खंडेला की पहाड़ियों के पास, ये किस राज्य में स्थित है जहां पर हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो यूरेनियम के भंडार अभी हाल ही में कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं राजस्थान के। और राजस्थान के कौन से जिले में? तो सीकर जिले में। स्थान का नाम क्या है? तो रोहिल। ठीक है ना। जून 2022 में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो राष्ट्रमंडल देश यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं, इनके समूह में शामिल किया गया है गैबोन और टोगो को। ठीक है ना। अब जो है राष्ट्रमंडल देशों में कुल कितने देश हो गए हैं राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में? तो कुल हो गए हैं आपके 56 देश। अगला है हमारा जून 2022 में किन दो देशों को, ये तो आपका हो गया। ठीक है, गैबोन और टोगो। नेक्स्ट हमारा है जून 2022 में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 47th बैठक का आयोजन अभी हाल ही में किया गया जीएसटी काउंसिल की। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। जीएसटी काउंसिल संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 279 ए में है। ठीक है ना। 279 ए में है। कौन सा? जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद की बात कर रहे हैं। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? तो जीएसटी लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। और ये आपका किस प्रकार का टैक्स है? तो आपको बताया गया था कल, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना। और ये समवर्ती सूची में जो आपके विषय हैं, ठीक, समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर ये लागू होता है। वस्तु और सेवा कर दिवस यानी कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को, क्योंकि जो है भारत में जीएसटी आपका कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो अभी I2U2 समूह की जो है घोषणा की गई और इसमें जो है कौन कौन से देश शामिल हैं? तो I2 का मतलब इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब है आपका यूएसए और यूएई। ठीक है। तो इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई जो है ये I2U2 समूह के सदस्य हैं। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में कौन सा देश 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा? यानी कि आपके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश में सबसे ज़्यादा आया? तो एफडीआई सबसे ज़्यादा आया आपके यूएसए में। और भारत जो है इस लिस्ट में 7वें नंबर पे रहा। ठीक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और विकास और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस का जो है इसके मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो इन स्पेस जो है इसरो की ही एक जो है क्या है, एक इसका अधिकरण है, ठीक है ना, अभिकरण है, और इसकी स्थापना की गई है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव था जिसका नाम क्या था, उन्मेष, और इसका आयोजन किया गया शिमला हिमाचल प्रदेश में। ओके, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को, ठीक है ना। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 145 सीरीज़ है। अगर आप यहाँ पे आए हैं पहली बार तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपका करंट अफेयर्स को जो है रिवीजन कर रहे हैं, और इसमें जो है फरवरी तक का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग केवल इंपॉर्टेंट ही नहीं जबकि कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके। अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्च 2022 में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों को, ठीक है। तो पहला है आपका राजेश गोपीनाथन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के बोर्ड कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। तो याद रखना कि टीसीएस के जो है पहले से ही आपके सीईओ कौन थे, राजेश गोपीनाथन। अब इन्हें अगले जो है 5 साल के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है, ठीक। जो आपकी टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आपकी टीसीएस की एक सॉफ्टवेयर कंपनी, टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है एयर इंडिया जो है अभी हाल ही में किसने खरीद लिया, तो ये भी जो है टाटा ने ही खरीद लिया है। और एयर इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया एन चंद्रशेखरन को। और एन चंद्रशेखरन जो है ये टाटा सन्स के भी जो है आपके क्या हैं, तो उसके भी अध्यक्ष हैं कौन, एन चंद्रशेखरन, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। हाँ, यहाँ पे भी दिया गया है कि फरवरी 2022 में एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। तो टाटा सन्स के भी अध्यक्ष हैं आपके एन चंद्रशेखरन, और एयर इंडिया का चेयरमैन भी बनाया गया था इन्हें, ठीक है ना, मार्च 2022 में। अगला हमारा है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सर्वसम्मति से अपने अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। तो ये एशियाई क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, जय शाह हैं, पहले भी यही थे, अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है आपके कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट हमारा है नाटो के जो आपके अध्यक्ष हैं, इनका नाम था जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, और इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, और 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा है डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपसे ये भी इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर रेणु सिंह को, ओके। हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष फिर से चुना गया। तो ये पहले से ही हेमंत बिस्वा शर्मा आपके असम के जो है मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा भारतीय बैडमिंटन संघ के ये अध्यक्ष थे पहले से, अब इन्हें फिर से चुन लिया गया है, ठीक है। तो अगला हमारा है धीरूभाई नारायणभाई पटेल यानी कि डीएन पटेल, आपको शार्ट में भी मिल सकता है डीएन पटेल करके, धीरूभाई नारायणभाई पटेल इनका पूरा नाम है। इन्हें दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके डीएन पटेल। जस्टिस AK सीकरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चारधाम परियोजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है जस्टिस AK सीकरी को, ओके। नेक्स्ट हमारा है देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो IRDAI का जो है नाम आपने सुना होगा। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके देवाशीष पांडा, ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट हमारा है अजय भूषण पांडे, इनको 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि आपका नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का जो है अध्यक्ष बनाया गया। NFRA राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। शशि सिन्हा को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क के इंडिया के बोर्ड का
इंडिया के बोर्ड ने नया अध्यक्ष चुना है। तो शशि सिन्हा जो है ये आपका बार्क जो संस्था है, यानी कि ये आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नहीं है, ये आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो आपके टीवी की रेटिंग्स को निर्धारित करता है, जो आपके टीवी चैनल्स होते हैं उनकी रेटिंग्स को निर्धारित करता है ये। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं शशि सिन्हा। रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो है अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है। तो रंजीत रथ जो है ये क्या चुने गए हैं, तो ये आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है आपके नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो रंजीत रथ को इसका जो है अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा अगला है टोगो के गिलबर्ट होंगेबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक चुना गया। तो अभी जो है ये अध्यक्ष बने नहीं हैं, ठीक है ना। अब अगला जो है यानी कि शायद अक्टूबर में इनको जो है इस पद को ये संभालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ILO का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक, अभी जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो अभी इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। ठीक, नेक्स्ट हमारा है गैब्रियल बोरिक फांट को चिली का नया और सबसे युवा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, गैब्रियल बोरिक फांट को चिली का सबसे युवा राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया। तो ये भी पूछा गया कि सबसे युवा राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपके गैब्रियल बोरिक फांट को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कैटलिन नोवाक, और इन्हें जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। तो याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कैटलिन नोवाक जो है ये कहाँ की हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एक्सपेक्टेड है, जरूर पूछा जाएगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं आपके यूं सुक योल। ठीक है, तो हंगरी की पहले महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक और दक्षिण कोरिया के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने, यूं सुक योल। अब देखते हैं मार्च 2022 के महत्वपूर्ण पुरस्कार और खेलों से संबंधित समसामयिकी को। ठीक है, तो 75वें बाफ्टा पुरस्कार भी अभी हाल ही में प्रदान किए गए मार्च 2022 में। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये आपका बाफ्टा है, आस्कर नहीं है, आस्कर भी नीचे आपको बताया जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका पावर ऑफ द डॉग था। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, ऑस्कर में भी इन्हें ही अवार्ड दिया गया, विल स्मिथ को ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है यहाँ पे बाफ्टा में कौन थे, जोआना स्कैनलन। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन थे, तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर आपके जेन कैंपियन थे, और इनको जो है ऑस्कर अवार्ड भी प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए। और इसमें जो है यानी कि बाफ्टा अवार्ड में आपके ये लता मंगेशकर को जो है श्रद्धांजलि प्रदान की गई, क्योंकि लता मंगेशकर का भी हाल ही में क्या हो गया था, निधन हो गया था। ओके, तो ये आपके बाफ्टा अवार्ड थे। अब देखते हैं 94वें ऑस्कर अवार्ड, ये आपको जरूर याद रखने हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन चुनी गई, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी आपकी कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विल स्मिथ थे, और किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया, तो किंग रिचर्ड मूवी के लिए अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो ये थी आपकी जेसिका चेस्टन, और इन्हें द आइज ऑफ टैमी फेच के लिए अवार्ड प्रदान किया गया, ऑस्कर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है जेन कैंपियन, और ये द पावर ऑफ डॉग मूवी के क्या थे, आपके डायरेक्टर थे। ठीक है ना, तो इन्हें अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसे दिया गया, तो समर ऑफ सोल को जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया, ये आपके ऑस्कर अवार्ड हैं। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म कौन सी थी, तो ये थी आपकी एनकांटो। ओके, अगला हमारा है पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया। तो मिस वर्ल्ड किसने जीता है, तो ये जीत ली हैं कैरोलिना बिलावस्का ने, और ये कहाँ की हैं, पोलैंड। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मिस यूनिवर्स किसने जीता, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मिस यूनिवर्स किसने जीता और ये कहाँ से संबंधित हैं। ओके, भारतीय भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर, यानी कि भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर है, सॉरी, दीपक धर को जो है बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए। तो बोल्ट्जमैन पदक इसके पहले किसी को नहीं मिला था, मतलब किसी भारतीय को नहीं मिला था, पहली बार किसी भारतीय को मिला, तो ये हैं आपके दीपक धर। ठीक है, और ये आपके भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं IIT में। नेक्स्ट हमारा है मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना स्पोर्ट्स आइकॉन वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये आपको मालदीव के द्वारा प्रदान किया गया, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि जा सकता है कि किस सरकार ने जो है प्रदान किया सुरेश रैना को, मालदीव सरकार ने। दोहा कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया, तो पंकज आडवाणी ने। ठीक है ना, तो पंकज आडवाणी ने जीता है, और ये आपका एशियाई जो है बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 है, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ठीक, पंकज आडवाणी ने जीता। अगला हमारा है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन उपविजेता रहे। ठीक है ना, तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में जो है कौन उपविजेता रहा, तो ये आपके लक्ष्य सेन उपविजेता रहे। और ये खिताब किसने जीत लिया,
तो ये खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, ठीक है ना। तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में आपके भारत के लक्ष्य सेन ये आपके उपविजेता रहे। डेनिस पार्नेल सुलीवन को जो है कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो गणित में जो है असाधारण योगदान के लिए इन्हें एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना एबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये आपके दिए गए हैं डेनिस पार्नेल सुलीवन को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला हमारा है विंग्स इंडिया 2022 पुरस्कार। तो विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपके बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में, ठीक है ना। तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था और इसमें जो है 2 अवार्ड प्रदान किए गए। एक तो आपका कोविड चैंपियन अवार्ड था, एक आपका सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। तो कोविड चैंपियन अवार्ड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का। अभी हाल ही में जो है स्काई ट्रैक्स ने भी भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना है, तो ये आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को चुना है। और स्काई ट्रैक्स ने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा किसे चुना है, तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो याद रखना कि गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया, तो ये आपके मारियो मार्सेल को प्रदान किया गया, जो कि किस बैंक के जो है गवर्नर हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं। पूजा जात्यान दुबई में आयोजित पैरा तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो ये आपका पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप है, यानी कि आपके जो आपके विकलांग लोग हैं, ठीक है ना, उनकी आपकी तीरंदाजी चैंपियनशिप है। तो याद रखना ये आपका इसको किसने जीत लिया है, जीता है इसमें रजत पदक किसने, पूजा जात्यान ने। पहली बार जो है कोई भारतीय ने जीता है। तो याद रखिएगा पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में पूजा जात्यान ने कौन सा पदक जीता, तो ये जीता रजत पदक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बन सकता है ये। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया है। तो स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता, तो ये आपके जीता है पीवी सिंधु ने। और बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है एच.एस. प्रणय ने, ठीक है ना। तो सॉरी, पुरुष एकल के खिताब में एच.एस. प्रणय जो है ये इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से हार गए। तो याद रखना कि जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है, एच.एस. प्रणय आपके दूसरे नंबर पे रहे। ओके, तो एच.एस. प्रणय दूसरे नंबर पे रहे, जबकि आपकी पीवी सिंधु ने इसे जीत लिया स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब। ओके, दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो ये दीपिका पादुकोण को दिया गया। और किस लिए दिया गया, तो मेंटल हेल्थ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया। बीबीसी ने जो है बीबीसी अपना अवार्ड देता है, तो बीबीसी ने आपका इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे दिया है, तो ये दिया है आप मीराबाई चानू को। और बीबीसी की इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुनी गई, तो ये थी आपकी शेफाली वर्मा, क्रिकेटर हैं, ठीक। और बीबीसी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया, तो ये प्रदान किया है आपके कर्णम मल्लेश्वरी को, ठीक है ना। तो बीबीसी अपना अलग से अवार्ड देता है। तो बीबीसी का ये याद रखिएगा, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, इमर्जिंग प्लेयर शेफाली वर्मा और लाइफ टाइम अचीवमेंट कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट हमारा है कर्नाटक के बेंगलुरु में अभी हाल ही में कौन सा लीग हो रहा था, तो प्रो कबड्डी लीग हो रहा था। तो इसका सीजन 8 था, ठीक है ना। जिस तरह से आपका आईपीएल होता है, ठीक है ना, इसी से आपका कबड्डी लीग भी होता है, ठीक है ना। तो कबड्डी लीग होता है प्रो कबड्डी लीग के नाम से। और इसमें कौन जीत गया, तो इसमें जो है दिल्ली की टीम जीत गई, जिसका नाम था दबंग दिल्ली। और इसने किसको हराया, तो पटना पायरेट्स को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। ओके, तो प्रो कबड्डी लीग दबंग दिल्ली ने जीत लिया पटना पायरेट्स को हरा करके। नेक्स्ट हमारा है स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2022। तो स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2022 ये जो है किसे मिला, तो इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए आपके नीरज चोपड़ा के। तो ये आपके जो आपके अवार्ड के पहले ये जो नाम होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी आपने देखा बीबीसी ने अपना अवार्ड दिया था, इस तरह से स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड है ये आपके स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर, इसमें नीरज चोपड़ा को दिया गया। और स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो ये दिया गया मीराबाई चानू को। फ्रांसिस केरे को प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया। तो ये आपका आर्किटेक्चर अवार्ड होता है, कौन सा अवार्ड, प्रिज्जकर अवार्ड होता है। और ये किसे दिया गया, तो ये जो है फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया। अगला हमारा है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। तो ये जो है अलग अलग रिच लिस्ट जो है आती हैं, कौन सबसे अमीर है, तो ये आपकी हुरून ने इसको जारी की है, याद रखिएगा। और इसमें एलोन मस्क जो है ये पहले नंबर पे है, जबकि मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया गया है। जबकि अभी आपका ब्लूमबर्ग आया था, तो ब्लूमबर्ग के बारे में भी मैंने बताया था। तो ब्लूमबर्ग ने किसको बताया था,
एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, तो वो बताया था किसे, गौतम अडानी को जो है ब्लूमबर्ग ने बताया था। ठीक है, ये हुरून की लिस्ट है, इसमें मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बताए गए हैं। एलोन मस्क जो है दोनों ही लिस्ट में पहले नंबर पे थे पूरे विश्व में। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जो आपका है, इसको जो है विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को अभी हाल ही में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम निगम को 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये याद रखेंगे कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। और इसका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपके हैदराबाद में। और वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री, स्टील मंत्री कौन है, तो ये है श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है ना, तो केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, और एनडीएमसी का मुख्यालय यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारा है प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। तो प्रियंका नुटक्की जो हैं ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। ठीक है, तो ये महिला ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है 23वें क्रम की। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वर्तमान में भारत के 74वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं पुरुष में, तो वो आप कमेंट करके बताना कि 74वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ओके, प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये जो है नाम इंपॉर्टेंट है, टाइगर वुड्स, और ये किस खेल से संबंधित है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना ये आपके गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, गोल्फ से संबंधित है और इन्हें वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी हाल ही में शामिल किया गया, टाइगर वुड्स को। ठीक है ना, अगला हमारा है प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जीडी बिड़ला पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, और ये जो है किसे दिया गया, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को प्रदान किया गया। इंडियन सुपर लीग में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को हरा करके पहली जो है ट्रॉफी जीती। तो इंडियन सुपर लीग में कौन जीत गया, तो ये आपके हैदराबाद की टीम जीती है। तो याद रखेंगे ये इंडियन सुपर लीग थी, कौन जीता, हैदराबाद की टीम ने जीता। और किसको हराया है, तो केरला को हराया है, केरला ब्लास्टर को। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन, तो याद रखना कि शटलर वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपके बैडमिंटन के जो खिलाड़ी होते हैं इनके लिए प्रयोग किया जाता है शटलर वर्ड। ठीक है ना, तो ये आपके लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल के फाइनल में जो है इन्होंने क्या जीता, रजत पदक जीता। तो अभी आपने देखा था कि लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड जो आपका अभी बताया गया ऑल इंग्लैंड में, ठीक है ना, इसमें भी इन्होंने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। अब ये जर्मन ओपन बैडमिंटन में भी क्या जीत रहे हैं, रजत पदक जीत रहे हैं। और याद रखना कि जो आपका इंडिया ओपन हुआ था, इंडिया ओपन जो हुआ था, ठीक है ना, उसमें इन्होंने क्या जीता था, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो इंडिया के हैं और इंडिया ओपन में गोल्ड जीता, बाकी और देशों में ये क्या जीत रहे हैं, और देशों में ये सिल्वर जीत रहे हैं। बस इतना आप याद रखना। कौन, लक्ष्य सेन। क्या है ये, बैडमिंटन के खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा काहिरा मिस्र में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है और कुल 7 पदक इसने जीते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जब भी आपका अधिकतर ये होता है कि जो आपका शूटिंग का जो विश्व कप होता है, ठीक है ना, ये निशानेबाजी का जो विश्व कप होता है उसमें भारत जो है पहले नंबर पे रहता है। तो याद रखना अभी जो हाल ही में ISSF का विश्व कप 2022 हुआ है, काहिरा मिस्र में आयोजन हुआ है, इसमें भी भारत जो है पदक तालिका में पहले नंबर पे है और इसने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य पदक है। ओके, अगला हमारा है बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। ठीक, तो वुमेन ऑफ करेज अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो ये रिजवाना हसन को प्रदान किया गया और ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये बांग्लादेश की एक पर्यावरण वकील है। ओके, तो इन्हें चुना गया US इंटरनेशनल का वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, वुमेन इंटरनेशनल का वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2020 और 2021 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 29 महिलाओं के नाम आपको नहीं याद रखने हैं, बस ये नंबर याद रखना है कि आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार जो है कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया, तो 29 महिलाओं को प्रदान किया गया है। ये आप याद रखेंगे, नंबर जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो
तो याद रखना कि सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये की गई है आपके हरियाणा सरकार के द्वारा। और ये किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। सुषमा स्वराज वैसे कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके हरियाणा से ही संबंधित थी, ठीक है ना। एक्सिस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर कौन चुना गया, तो ये चुना गया था एक्सिस बैंक, ठीक, IFR एशिया अवार्ड 2021 में। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन 52 किलोग्राम और नीतू जो है इन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखना कि निखत जरीन ने अभी हाल ही में जो आपका विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ है वहाँ पे तो स्वर्ण पदक जीता ही है। इसके अलावा जो है मार्च में आपका स्ट्रैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो रहा था, कहाँ पे, बुल्गारिया में, और इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इनके अलावा जो है नीतू ने भी 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ओके, अब देखते हैं 2 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल, तो आपके नेशनल गेम्स आयोजित कहाँ पे होंगे, इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है, तो गुजरात में आयोजित किए जाएंगे आपके 36वें नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल, ठीक है ना। और कब आयोजन होना है, सितंबर अक्टूबर 2022 में। 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में आयोजित की गई, तो याद रखना कि आपकी जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये मुख्यतः जो है उड़ीसा से संबंधित है। बाकी और भी राज्यों में ये निकलती है, लेकिन मुख्यतः कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है ना। और उड़ीसा में कहाँ, पुरी जो है, पुरी जगन्नाथ बोला जाता है। अगला हमारा है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये फिलीपींस के जो है राष्ट्रपति बने हैं, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ठीक है ना। कहाँ के, फिलीपींस के राष्ट्रपति। किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है, तो काशी यात्रा योजना जो है ये आपकी कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ किया गया, कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। उसमें क्या होगा कि इसमें जो चुने गए आपके 30,000 तीर्थयात्री होंगे, इनमें से प्रत्येक को 5-5 हज़ार रुपये का योगदान दिया जाएगा जो है काशी यात्रा के लिए, ओके ना। अगला हमारा है, 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। आपको बताया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कौन सा है, तो उसका नाम है रिम पैक 22 और इसमें भारत भी भाग ले रहा है। और कितने देश जो है इसमें शामिल हैं, तो 27 देश जो है ये आपका युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास है। और इसमें जो है भारत की तरफ से कौन सा नौसैनिक जहाज भाग ले रहा है, तो ये ले रहा है आपका INS सतपुड़ा। इसके अलावा P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, अभी आपको कल या परसों ही बताया गया था कि USA की किस कंपनी ने, बोइंग कंपनी ने आपके क्या दिया था, तो ये दिया था P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, ठीक है ना। इसके अलावा INS सतपुड़ा भी इसमें भाग ले रहा है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा है, तो टॉप अचीवर्स और आपके आकांक्षी राज्य, इस तरह से अलग अलग श्रेणियां इसमें आती हैं। और टॉप अचीवर्स में जो है लगातार दूसरे वर्ष पहले नंबर पे कौन रहा, तो ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसने जारी की है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती थी और उसने क्या किया, इसे बंद कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ पर किया, तो ये आपका बिना किसी जो है मानव रहित आपका क्या है, एक ड्रोन टाइप का है, ठीक है ना। तो इसका जो है अभी परीक्षण किया गया कहाँ पे, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, ठीक। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है ये। तो ये आप याद रखेंगे। DRDO की स्थापना कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताना, इसका डेट आपको कमेंट करना है, DRDO की स्थापना कब हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो T-Hub 2.0 जो है ये आपका दूसरा संस्करण है। तो T-Hub का उद्घाटन पहले भी जो है आपके हैदराबाद में किया गया था। अब जो है ये आपका दुनिया का जो सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है T-Hub 2.0 का भी उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है रायदुर्ग हैदराबाद में, ओके। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन आपका पद्मा नाम से स्टार्ट किया गया है, पेरोल ऑटोमेशन सिस्टम है। और ये किसके लिए प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। और भारतीय तटरक्षक बल किसके अंतर्गत आती है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पद्मा का फुल फॉर्म क्या है, पेरोल ऑटोमेशन फॉर
डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। ठीक है ना। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। ठीक, वीडियो को आप लाइक भी कर चुके होंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।